चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। कल जो है हम लोगों ने समय अध्ययन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं समय अध्ययन में, टाइम स्टडी में कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टूल्स के बाद स्टेप देखेंगे कि टाइम स्टडी का क्या स्टेप है। ठीक है। अब टूल्स के बारे में देखते हैं। बहुत सारा टूल इस्तेमाल होता है, एक एक करके हम सारे का नाम लिख देते हैं। पहला जो है टाइम स्टडी बोर्ड है। पहला जो है वो टाइम स्टडी करने का एक बोर्ड होता है। ठीक है, वो है। उसके बाद स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच के बाद टाइम स्टडी शीट होती है। टैकोमीटर होता है। टैकोमीटर के अलावा तुम्हारा जो है कैलकुलेटर भी होता है। मोशन पिक्चर कैमरास होते हैं। उसके अलावा टाइम रिकॉर्डिंग मशीन होती है। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन के अलावा जो है तुम्हारा एक और चीज होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर और मोशन पिक्चर कैमरा। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी वो टूल्स हैं जो टाइम स्टडी समय अध्ययन में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए इन्हीं के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। अब जो है शुरू करते हैं टाइम स्टडी बोर्ड से। जो टाइम स्टडी बोर्ड होता है आप लोग के वहां भी एक इसी तरह का आयताकार बोर्ड होता है, लकड़ी का बना हो सकता है, प्लाई का, किसी का भी बना रहता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ टाइम स्टडी शीट रखने की जगह होती है और एक तरफ स्टॉप वॉच रखा रहता है। ठीक है। एक तरफ स्टॉप वॉच रखा रहता है और एक तरफ टाइम स्टडी शीट रहती है। जो शीट टाइम स्टडी बनता है वो शीट रहता है और यहाँ पे एक क्लिप भी लगा रहता है। ये क्लिप है जिसका इस्तेमाल स्टडी शीट को क्या क्लिपिंग के लिए करते हैं। ये जनरली रेक्टेंगुलर होता है, किसी भी मटेरियल का, फॉर एग्जांपल लकड़ी का आसानी से बनता है, प्लाई का भी बनाते हैं लोग, वुड का भी बनाते हैं। अब एक और स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टाइम स्टडी जो बोर्ड है उसकी एक खासियत ये भी है कि ये आसानी से हाथ में लेकर के स्टडी किया जा सके। हाथ पे रख के, ऐसा नहीं किसी बोर्ड पे रखा होता किसी और जगह पे, हाथ में ले और हाथ में ही स्टडी संपन्न हो जाए, ऐसा ये बोर्ड होता है। ठीक है। अब स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉप वॉच आप लोग देखे होंगे, पहले जमाने में स्टॉप वॉच अलग आती थी, अब तो फोन में ही इनबिल्ट रहता है स्टॉप वॉच।
स्टॉप वॉच का मेनली काम क्या है? टाइम रिकॉर्डिंग करने का। इसे हिंदी में इसे विराम घड़ी कहा जाता है, ठीक है। विराम घड़ी, स्टॉप वॉच को विराम घड़ी। इसका मुख्यतः उद्देश्य समय मापन का है, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट्स के काम में कितना समय लग रहा है, इसको नापने का काम विराम घड़ी करती है। स्टॉप वॉच यही काम करती है, ठीक है। अब एक और बात जान ली, जो स्टॉप वॉच होती है बहुत सारी आती हैं, ठीक है। डायल के हिसाब से स्टॉप वॉच भी आती है, और आपका किस तरह का उसकी वर्किंग है, मतलब कार्यविधि के अनुसार भी उसकी बहुत सारे टाइप आते हैं। अब देखिए, डायल के हिसाब से कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप वॉच डायल के आधार पे दो तरह के होते हैं। एक होता है डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। दूसरा टाइप होता है डेसिमल आवर स्टॉप वॉच। डेसिमल आवर। अब देखिए अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। ऐसा ही स्टॉप वॉच रहता है, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी इंडिकेटर रहता है, और बाहर भी, ये बाहर वाला भी एक रहता है, ठीक है। बाहर भी रीडिंग्स बनी रहती हैं, और एक छोटा सा इंडिकेटर बीच में भी रहता है, उस पे भी रीडिंग्स बनी रहती हैं। उस छोटे वाले में भी एक छोटी सुई होती है, ठीक है, और बड़े वाले में एक बड़ी सुई होती है, ठीक है। इसी तरह का स्टॉप वॉच होता है, यहाँ भी सेम सेम यहाँ भी होता है, ठीक है। एक छोटा सा रहता है रीडिंग के लिए, एक बड़ा सा सुई वाला रहता है। देखें, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये इसका डायल इंडिकेटर है, यहाँ पे इसका डायल इंडिकेटर है, या फिर अब देखिए, ये जो डायल है इसमें दो मार्किंग रहती है, एक छोटी मार्किंग है, एक बड़ी वाली, ठीक है। जो छोटी वाला है, अगर डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच है, ठीक है, तो जो डेसिमल जो बड़ा वाली सुई है, ठीक है, इस वाले में ये जो टाइप है, ये डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच की है, ठीक है। इसका डायल जो है वो मिनट को शो करता है, जो बड़ा वाला डायल है वो मिनट को शो करता है। इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, ये पूरा एक चक्कर जब पूरा करती है तो 100 डिवीजन बने तो 100 डिवीजन पूरा कर लेती है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक चक्कर 1 मिनट में करती है। कितने में करती है? 1 मिनट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ये जो डेसिमल आवर स्टॉप वॉच होता है, जो ये जो बड़ी वाली सुई है, ये 1 घंटा में, कितने घंटे में? 1 घंटा में 100 चक्कर पूरा करती है। कितना? 100 राउंड, ठीक है। इस पूरे डायल का 1 घंटा में 100 चक्कर, ठीक है। और जो ये छोटी वाली है, जो डेसिमल टाइप की है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूं। ये जो छोटी वाली डेसिमल टाइप का, तो ये इसको छोटी वाली जो सुई है वो पूरा एक चक्कर आधे घंटे में पूरा करती है, ठीक है। ये जो है 1 घंटे में, जो ये छोटी वाली, ये कौन सी है? डेसिमल आवर स्टॉप वॉच की। तो इसकी जो छोटी सुई है 1 घंटा में 3.5 चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो, इसकी जो लीस्ट काउंट है मैं बता देता हूँ, 1/100 मिनट है। क्या है?
1/100 मिनट मापन करती है। मतलब 1 मिनट का 100वां हिस्सा भी ये माप सकती है, ठीक है, मतलब 1 सेकंड से भी कम। समझ में आ रहा होगा क्यों। और ये जो है ये 1/1000, ठीक है, 1000 घंटा नाप लेती है, ठीक है। ये जो स्टॉप वॉच है इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 1/1000। आप कहेंगे सर 1/1000 कैसे, ये 100 डिवीजन है, तो चलो 1/100 हो गया। और ये 1 घंटा में 100 चक्कर पूरा कर लेती है, तो नीचे एक बार और 100, तो 100 × 100 कितना, 1000 नहीं 10,000, ठीक है गलती हो गया, 1/10,000 घंटा नाप लेती है। घंटा को करेंगे अगर सेकंड में तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। 3600 बटा 10,000 करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे डबल जीरो से, डबल जीरो 36/100, तो 0.36 सेकेंड इसका क्या होता है लीस्ट काउंट। ये टाइम 0.36 सेकेंड तक का माप सकते हैं। ये वाला देखा जाए अगर, तो 1/100 मिनट है ना, तो 60/100 करा जाए, और ये कितना हुआ 0.6 सेकेंड नापती है। तो देखो दोनों में फर्क है। ये लग रहा था कि ये कम क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट कम होगा, लेकिन इसका लीस्ट काउंट देखें तो 0.36 सेकेंड है। इसका लीस्ट काउंट कितना है इस वाले का, इस वाले का जो लीस्ट काउंट है वो 0.60 सेकेंड का है। तो ये डायल के आधार पर स्टॉप वॉचेस हैं जो आपको मिलती हैं जनरली। अब देखिए कार्य विधि के अनुसार किस प्रकार की होती है स्टॉप वॉच, वो भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। कार्य विधि के अनुसार जो स्टॉप वॉच होती है वो 2 टाइप की होती है। देखें, इनको हिंदी में बोलते हैं फ्लाई बैक टाइप, ठीक है। इंग्लिश में तो ये फ्लाई बैक, इसका मतलब समझाएंगे, फ्लैग ब्लैक टाइप। और एक होता नॉन फ्लाई, ठीक है, नॉन फ्लाई बैक टाइप वो स्टॉप वॉच, ठीक है। अब देखिए फिर से स्टॉप वॉच बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें एक ये रहता है और एक यहाँ भी एक डिवाइस लगा रहता है, दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ बना देते हैं। ये मेरा स्टॉप वॉच है, ये बड़ा वाला सुई का डिवीजन है, और एक छोटा वाला भी होता है बीच में, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये जो चलिए, अब ये जो स्टॉप वॉच है, अब देखें इसमें कैसे फ्लाई बैक टाइप का होता है और नॉन फ्लाई बैक टाइप का होता है। फ्लाई बैक टाइप में ये एक घुंडी लगी होती है जिसको 20 ऐसे, ये जो उठा सा है इसमें ऐसे दबाने वाला था, स्टॉप वॉच में दबा दीजिए तो उसे घुंडी कहते हैं, ठीक है हिंदी में। और एक ये स्लाइडर होता बगल में, ये जिसको स्लाइड किया जा सकता। अब देखिए होता क्या है, अगर स्लाइडर ए को मान लीजिए हम जब घुंडी दबा देते हैं, ठीक है, तो कहीं भी सुई रहे, ठीक है, सुई कहीं भी रहे वो आकर के बी पर आ जाएगी, वापस अपने जीरो पर आ जाती है। जीरो पे आ जाने के बाद फिर से स्टार्ट होने लगती, चलने लगती। जब जब आप बी को दबाएंगे, कहीं भी सुई रहे दोनों घड़ियों की, ऊपर वाली या छोटी वाली या बड़ी वाली, दोनों घूम करके अपने शून्य पे आ जाएंगे, फिर शुरू कर देंगे। तो ये फ्लाई बैक है। फ्लाई बैक का मतलब कहीं भी हो वापस आकर के फिर स्टार्ट कर रही है, ठीक है।
और ए से क्या होता है, आप कहीं पे मान लीजिए ये सुई यहाँ तक आई और यहीं पे स्टॉप करना चाहते तो ये ए जो है, वो जो स्लाइड है ये, इस स्लाइड को दबाने से वहीं पे सुइयां स्थापित हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। नॉन फ्लाई बैक में ये स्टॉपर नहीं लगा होता, ठीक है। और लगा भी होता उसे को बहुत देखिए फर्क नहीं है। जो यहाँ घुंडी बी लगी हुई है, ठीक है, नॉन फ्लाई बैक में हम बता रहे हैं, उसको अगर एक बार दबाते हैं तो घड़ी की जो सुई है वो शुरू हो जाती है चलना, ठीक है। दूसरी बार जब दबाते हैं, ठीक है, सुई रुक जाती है। और तीसरी बार जब दबाते हैं तो जितनी भी सुइयां हैं दोनों की दोनों, वो दोनों वापस आ करके अपने स्थान शून्य पे आ जाती हैं और वहां से पुनः क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पूरी बात थी स्टॉप वॉच को लेकर के। अब जो अगला टॉपिक है वो देखें। अगला टॉपिक जो है वो टाइम स्टडी शीट का है, तो उस स्टडी शीट को भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए टाइम स्टडी शीट में बहुत तरीके की बन सकते, एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए टाइम स्टडी शीट, अगला जो यूज होने वाला टूल है, टाइम स्टडी शीट। ये भी कुछ उसी तरह का, पहले जो चार्ट्स वार्ट्स बनते थे उसी टाइप का होता है, ठीक है। कुछ इतना बड़ा सीट रहेगा, ठीक है, देखिए, ठीक। इसके ऊपर लिखा रहेगा डिजाइन्ड बाय, किसने डिजाइन किया है, ठीक है। और भी बहुत कुछ लिखा होता है, देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम लिखने को आता है, ऊपर डेट रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स के डिस्क्रिप्शन रहते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे भाग में हमने तोड़े थे अपने काप को, उसके डिस्क्रिप्शन रहते हैं। यहाँ पे उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम रहता है, ठीक है। बहुत सारा टाइम होता है, T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, T4 टाइम। यहाँ पे एवरेज टाइम रहता है, ठीक है। ये टाइम शीट स्टडी, टाइम स्टडी शीट है, एवरेज टाइम रहता है, ठीक है। यहाँ पे अलाउंस रहता है, यहाँ पे अलाउंस भी दिया जाए, अगर कोई टाइम में अलाउंस दिया गया तो उसको यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल टाइम का एक रहता है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम का रहता है एक खाना। तो ये एक उदाहरण है किसका, टाइम स्टडी शीट का। इसी तरह कुछ टाइम स्टडी शीट बनती है, ठीक है। ये उदाहरण है टाइम स्टडी शीट का। अब अगला जो टूल यूज होता है वो, उसका नाम है टैकोमीटर। देखिए टैकोमीटर आप पढ़े होंगे, सोम में भी पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टैकोमीटर पढ़े होंगे, जहां जिसका काम क्या होता है कि शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड आपको नापनी थी, तो आप उसको दिखाते थे और आपको पता चल जाता था कि उसकी रोटेशनल स्पीड क्या है। अब एक और बात सुने, जो टैकोमीटर होता है वो मैकेनिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक। होता क्या है कि वो जो रोटेशनल मोशन है उसको कन्वर्ट कर देता है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन को कन्वर्ट करने के बाद हमें रीडिंग्स मिलती हैं डिस्प्ले पर। टैकोमीटर ऐसा ही होता है, हम कई तो ऑप्टिकल होता है, वो देख के ही बता देता कितना रोटेशन पर मिनट है उस शाफ्ट का। जनरली रोटेशनल मोशन रोटेशन पर मिनट काउंट करने में यूज होता है टैकोमीटर का। ये भी टाइम स्टडी का बेहतरीन वो है। अब एक टाइम रिकॉर्डिंग मशीन होती है, ठीक है। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन पे टेप लगाते हैं, ये पुरानी जमाने की मशीन है, ठीक है। टेप लगा होता है और
देखिए जो काम स्टॉप वॉच नहीं कर सकती, देखिए कई स्टॉप वॉच बहुत बेहतरीन समय नहीं नाप सकती। बेहतरीन का मतलब ये है कोई बहुत सूक्ष्म कार्य हो रहा, बहुत क्षण भर में हो गया हो, तो उसको स्टॉप वॉच से मापना मुश्किल होता है। तो टाइम रिकॉर्डिंग मशीन पर लेकिन मापना आसान होता है। ठीक है, होता क्या है कि एक लंबी सी टेप लगी होती है, जैसे पुराने जमाने में टेप चलती थी। ठीक है, उसकी कुछ लंबाई वो चलती रहती है समय के साथ। ठीक, उस पर एक विराम, अ, उस पर एक वो लगा रहता है, निशान लगा रहता है बहुत सारा। ठीक है, टेप बना रहता है, उस पर लाइनिंग खींची रहती है। ठीक, लाइनिंग खींचने के बाद क्या रहता है कि कुंजियां होती है उसमें। कुंजियां को हिंदी में इसमें इंग्लिश तो नहीं पता कुंजी का, लेकिन चाबी लगी होती है। ठीक है, चाबी जो है उसको खटका भी कहते हैं। अब आपको मान लीजिए समय का पता लगाना है, तो कुंजियों को क्या किया जाता है, कुंजियों के इस्तेमाल से अगर हम कुंजियों को दबा देते हैं तो टेप पर निशान पड़ जाता है। ठीक है, टेप पर एक निशान पड़ जाता है। और अगर हमें मान लीजिए अभी हमने समय स्टार्ट किया, तो कुंजियों को दबा देते हैं। दो कुंजी रहती है, एक बार दबा दी, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसको हम दबा दिए। ठीक, तो कुंजी टेप पर निशान पड़ गया कि यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फिर जब वो खत्म होता है, तब वहां पे एक बार और कुंजी दबा देते हैं, फिर वहां पे एक निशान पड़ जाता है। तो उस पर टाइम का जो टेप रहता है, उस पर टाइम बना रहता है, टाइम का रीडिंग लिखी रहती है। तो उतना हम पढ़ करके टाइम को क्या करते हैं, नाप लेते हैं। यही क्या है, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आप जानते ही हैं, जनरली आजकल जो टाइमर आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, आपकी घड़ी में जो टाइमर है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, उसमें बहुत तेजी से समय बीतता है और पता चलता है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और बात जाने, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है वो रिसर्च के कामों में अधिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला जो आपका बचा है वो मोशन पिक्चर कैमरा। इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं मोशन पिक्चर कैमरा क्या करता है। वो फोटोग्राफी करता है आपकी किसी भी गतिविधि का, उसके साथ उसमें टाइम भी लगाता है। ठीक है, जिसको टाइमर कहते हैं, टाइम गिनने के लिए टाइमर भी लगा होता है मोशन कैमराज में। ठीक है, हमको पता चलता रहता है कि किस क्षण पे ये समय, किस समय ये हुआ था, क्योंकि टाइम भी रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद हम उसको क्या करते थे, प्रोजेक्टर पे उसको चलाते थे जिससे हम अवलोकन कर सकें। तो ये वही वाला मोशन पिक्चर कैमरा है जिसको मोशन स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका वो है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं टाइम स्टडी में। टाइम स्टडी के हम लोगों को स्टेप्स जानने हैं। तो जो पहला स्टेप है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है हमारे नए विधि का, या जिस चीज का हमें समय मापन करना है, टाइम स्टडी करना है, उसके सभी रिकॉर्डों को हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ये पहला चरण है कि आप जितने भी रिकॉर्ड हैं अपने पास रख लें, कीपिंग कर लें, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ मेथड विच फॉर विच वी वांट टाइम स्टडी। उसके बाद का जो स्टेप है, जो हमारा मेथड है, हमने बताया था कि आप उसको छोटे छोटे भागों में क्या करें, तोड़ लें। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेथड उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, वर्क एलिमेंट कहा जाता है। अब उनको तोड़ने के बाद स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा स्टेप है कि हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके हर वर्क एलिमेंट का क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। वर्क एलिमेंट का सबका टाइम निकालने के बाद जो चौथा स्टेप है, हम उन सबको जोड़ करके ऑब्जर्व टाइम निकालते हैं। ऑब्जर्व टाइम निकालने के बाद हम उसको कंपैरिजन करते हैं। एक सामान्य श्रमिक अगर उसको कोई समय ले तो वो कितना टाइम लेगा, तो वहां से नॉर्मल टाइम निकाला जाता है। नॉर्मल टाइम निकालने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस रेटिंग करते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग का मतलब यही है कि हम तुलना करते हैं कि जो हमारा वास्तविक श्रमिक था और अगर कोई सामान्य श्रमिक उसे काम करता है, तो उसमें
और उसमें में कितना समय का अंतर है, या कितना अधिक समय या कितना कम समय वो ले रहा है, इसे परफॉर्मेंस रेटिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है निष्पत्ति मूल्यांकन, जो आपका अगला टॉपिक भी है कि कैसे परफॉर्मेंस रेटिंग किया जाता है। देखिए, परफॉर्मेंस रेटिंग में दो काम है। ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग में सबसे पहले हम एक सामान्य श्रमिक की कल्पना करते हैं। अब कोई सामान्य श्रमिक पैदा नहीं करते हैं, ना कि ले आते हैं, हम उसकी कल्पना मात्र करते हैं कि अगर आम आदमी इस रहता तो इस चीज को कितना समय लेता। देखो, जो वास्तविक श्रमिक है वो थकान का बहाना कर सकता है, वो थका भी हो सकता है, उसके अलावा उसको कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो हम जो एक सामान्य श्रमिक है, ठीक है, उसकी कल्पना कैसे करते हैं कि ना ही वो थका हुआ हो और वो काम को करने में पूरी शिद्दत से काम कर रहा हो, उसके अलावा उसको कोई लोभ प्रलोभन न दिया गया हो उस कार्य को करने का, तो वो अपने काम को एक सामान्य गति से करेगा। तो जो सामान्य श्रमिक की परिकल्पना है वो परफॉर्मेंस रेटिंग में की जाती है। सबसे पहला काम ही है परफॉर्मेंस रेटिंग में, जिसको निष्पत्ति मूल्यांकन कहते हैं, कि आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे सामान्य श्रमिक की कल्पना करना है जो उस कार्य को, दिए गए कार्य को समान रेट से, ठीक है, उसी दर से, बिना थके, बिना किसी प्रलोभन के कार्य करता हो और उचित समय लेता हो। ठीक है, अब देखिए, एक बात जान लीजिए, जो सामान्य श्रमिक की कल्पना है वो इंजीनियर टू इंजीनियर बदलेगी। एक कोई इंजीनियर अगर कोई कम तजुर्बेदार है तो वो उसकी कल्पना अधिक होगी। ठीक है, वो सोचेगा कि इस उसके में अधिक त्रुटियां भी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई जिसके पास अधिक एक्सपीरियंस है, तो वो इंजीनियर अगर कल्पना कर रहा है, ठीक है, तो वो लगभग लगभग सटीक अंदाजा लगा लेगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर इसमें हम लोग कल्पना करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, भले ही वर्क स्टडी एक क्या हो, वैज्ञानिक आधार हो, मतलब एक साइंटिफिक चीज हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस रेटिंग का तरीका है वो साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, वो आपके अपने समझ पर है, एक इंजीनियर के समझ पर होता है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग का तरीका साइंटिफिक नहीं होता है, इसमें हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और जहां भी अंदाजा लगाया जाता है वो तरीका साइंटिफिक नहीं होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम परफॉर्मेंस रेटिंग की कैलकुलेशन करते हैं। पहला काम क्या था परफॉर्मेंस रेटिंग में, कि हमें सामान्य श्रमिक की कल्पना करनी है कि वो कैसा श्रमिक होगा, बिना थके, बिना किसी प्रलोभन के वो कार्य कर सके। उसके बाद हम परफॉर्मेंस रेटिंग करते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस रेटिंग का बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे हम रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, बहुत सारे आपको मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूला है परफॉर्मेंस रेटिंग का। उसके बाद जब परफॉर्मेंस रेटिंग निकल जाती है, ठीक है, तो हम नॉर्मल टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। उसका भी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग को रेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस रेटिंग को रेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब रेटिंग फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं।
ये जो रेटिंग फैक्टर है वो ये बताता है कि हमारा जो सामान्य श्रमिक और जो वास्तविक श्रमिक है उन दोनों के उन दोनों के लिए गए समय में कितना प्रतिशत का वो है, कितना प्रतिशत है वो एक दूसरे के, ठीक है। इसी की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ओवर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इनटू ऑब्जर्व्ड टाइम, कितना समय लगा, ठीक है। यही आपका रेटिंग फैक्टर है। अब देखिए जो नॉर्मल टाइम है उसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस की जगह वर्कर की परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड की जगह नॉर्मल वर्कर का टाइम लिख सकते हैं, ओवर नॉर्मल वर्कर का परफॉर्मेंस लिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड का मतलब है जो सामान्य श्रमिक का मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका कैसा परफॉर्मेंस लेवल है। एक्चुअल का मतलब जो वास्तविकता में जो कार्य कर रहा है श्रमिक उसका कितना परफॉर्मेंस है, ये रेटिंग फैक्टर है। और रेटिंग फैक्टर के बाद एक होता है नॉर्मल टाइम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ये है कि आप क्या करें, ऑब्जर्व टाइम में रेटिंग फैक्टर को जोड़ दें, ठीक है। अब ऑब्जर्व टाइम में रेटिंग फैक्टर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल टाइम निकल जाता है, ठीक। और जो रेटिंग फैक्टर है एक तरीके से और डिफाइन हो सकता है कि वर्कर का लेवल अपॉन एक्सपेक्टेड लेवल, ये भी एक तरह का रेटिंग फैक्टर है। तो यही फॉर्मूला देखिए, ये रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है और ये परसेंटेज में निकलेगा ये वाला, ठीक है। ये फैक्टर में निकलेगा, समथिंग पॉइंट वाइज में आएगा। तो नॉर्मल टाइम निकालना हो तो ऑब्जर्व टाइम में रेटिंग फैक्टर को जोड़ दिया जाता है तो नॉर्मल टाइम निकल जाता है। अब इसके बाद की क्लास में हमें अलाउंसेस के बारे में पढ़ना, कौन कौन से छूट जो है इन समयों में दिए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें अगली क्लास में पढ़ना है।